Very good morning to all of you. Myself Manoj Kumar Sharma. Today we will discuss financial decisions and investment decisions and factors affecting the investment decision and financial decisions. विनियोग निर्णय से क्या अभिप्राय है और विनियोग निर्णय को कौन कौन से घटक प्रभावित करते हैं, वित्तीय निर्णयों से क्या अभिप्राय है और वित्तीय निर्णयों को कौन कौन से घटक प्रभावित करते हैं। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा कि किसी भी व्यवसाय का संपदा को अधिकतम करना उद्देश्य होना चाहिए। संपदा को अधिकतम करने के लिए अंशों के बाजार मूल्य में वृद्धि की जानी आवश्यक होती है। इसलिए वित्तीय प्रबंधक को बाजार मूल्य में वृद्धि करने के लिए महत्वपूर्ण वित्तीय निर्णय लेने पड़ते हैं, जिसके अंतर्गत सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे विनियोग निर्णय, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। विनियोग निर्णय से अभिप्राय उन संपत्तियों के चयन से है जिनमें एक व्यवसाय द्वारा धन का विनियोग किया जाता है। किसी भी व्यवसाय में विनियोग दो प्रकार की संपत्तियों में किया जाता है। नंबर 1, फिक्स्ड एसेट्स, स्थायी संपत्तियां। ये ऐसी संपत्तियां होती हैं जो किसी भी व्यवसाय को लंबे समय तक चलाने के लिए प्रयोग की जाती हैं, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिटिंग। सेकंड, चालू संपत्तियां, करंट एसेट्स। व्यवसाय के दिन प्रतिदिन के कार्यों को करने के लिए स्थायी संपत्तियों में विनियोग किया जाता है, जिसके अंतर्गत बिल्स रिसीवेबल, डेटर्स, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये संपत्तियां शामिल की जाती हैं। वित्तीय निर्णय के अंतर्गत वित्तीय प्रबंधक यह निर्णय लेता है कि उसे स्थायी संपत्तियों एवं चालू संपत्तियों में विनियोग करते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना है, जिसके अंतर्गत सबसे फर्स्ट है परियोजना का रोकड़ प्रवाह, कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट। विनियोग निर्णय दीर्घकालीन संपत्तियों में विनियोग से संबंधित होता है। दीर्घकालीन संपत्तियों पर अनेक वर्षों तक रोकड़ का आना जाना लगा रहता है। वित्तीय प्रबंधक को विनियोग निर्णय लेने से पहले संपत्तियों पर की जाने वाली धनराशि, जिसे कैश आउटफ्लो कहते हैं, तथा उस संपत्ति से प्राप्त होने वाली राशि, जिसे कैश इनफ्लो कहते हैं, का विश्लेषण कर लेना चाहिए। नंबर 2, आय की दर, रेट ऑफ रिटर्न। विभिन्न परियोजनाओं की लाभदायकता को निर्धारित करने का आधार उस परियोजना की आय की दर होती है। आय की दर की गणना परियोजना से संभावित आय व उससे संबंधित जोखिम की दर के आधार पर की जाती है। यदि दो परियोजनाएं एक ही जोखिम श्रेणी की होती हैं
तब उस परियोजना, उस संपत्ति में इन्वेस्ट करना चाहिए, उस परियोजना को चुनना चाहिए जिसकी आय की दर अधिक हो। नेक्स्ट है विनियोग पर आय, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। यदि किसी कंपनी की विनियोग पर आय की दर जितनी अधिक होती है, वह कंपनी उतनी ही अधिक ऋण पूंजी का प्रयोग करने की क्षमता रखती है। इसलिए वित्तीय प्रबंधक का विनियोग पर निर्णय जो है वो उस विनियोग की आय पर भी निर्भर करता है। यदि विनियोग पर आय अधिक है तो वित्तीय प्रबंधक जो है वो ऋण पूंजी का अधिक प्रयोग कर सकता है, और ये विनियोग पर आय, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है उसे निकालने का सूत्र है EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाई टोटल इन्वेस्टमेंट। तो इस तरह से हमने डिस्कस किया कि किसी भी व्यवसाय में वित्तीय प्रबंधक को विनियोग संबंधी निर्णय लेते समय इन घटकों को ध्यान में रखना चाहिए। Now next we are going to discuss financial decisions, वित्त व्यवस्था निर्णय। वित्त व्यवस्था निर्णय का अभिप्राय यह निश्चित करने से है कि आवश्यक वित्त को विभिन्न दीर्घकालीन स्रोतों से कितनी कितनी मात्रा में प्राप्त किया जाएगा। दीर्घकालीन स्रोतों के अंतर्गत समता अंश पूंजी, जिसे हम इक्विटी शेयर कैपिटल कहते हैं, पूर्वाधिकार अंश पूंजी, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व प्रॉफिट्स जो होते हैं, डिवेंचर जो होते हैं, ऋण पत्र जो होते हैं, उन्हें शामिल किया जाता है। तो वित्तीय निर्णय के अंतर्गत वित्तीय प्रबंधक यह निर्धारित करता है कि विभिन्न दीर्घकालीन वित्त के स्रोत हैं जो हैं उनसे कितनी कितनी, प्रत्येक स्रोत से कितनी कितनी मात्रा में वित्त की व्यवस्था की जाए। वित्तीय निर्णय लेते समय वित्तीय प्रबंधक को कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रखना पड़ता है, जिसके अंतर्गत सबसे पहला है कॉस्ट, लागत। प्रत्येक वित्त के स्रोत की लागत भिन्न भिन्न होती है। ऋण, जिसे लोन कहते हैं, अगर हम लोन लेते हैं तो उस पर ब्याज जो दिया जाता है उसे उसकी लागत कहा जाता है। इस तरह से अंश पूंजी, अंशों द्वारा अगर वित्त प्राप्त किया जाता है तो उस पर लाभांश की दर जो होती है, दिए जाने वाला लाभांश जो होता है वो उसकी लागत के रूप में होता है। तो वित्तीय प्रबंधक को वित्त के स्रोत का निर्धारण करते समय जो है उसकी लागत को ध्यान में रखना चाहिए। उसे उस स्रोत का चयन करना चाहिए जिसकी लागत जो है वो सबसे कम होती है। नंबर 2 है जोखिम, रिस्क। किसी भी व्यवसायिक संगठन में यदि वित्त की व्यवस्था ऋण पूंजी द्वारा की जाती है तो ऋण पूंजी पर सबसे अधिक जोखिम होता है। ऋण पूंजी का जो ब्याज की दर होती है वो भी अधिक होती है, और जो ऋण की राशि होती है उसे भी एक निश्चित अवधि के बाद जो है वो वापिस करना पड़ता है। इसलिए यदि कोई भी संस्था जो है वो ऋण पूंजी का प्रयोग करती है तो इसका मतलब है कि उसके लिए जो है वो जोखिम सबसे ज्यादा है। नंबर 3 हमारे पास है कैश फ्लो पोजीशन, रोकड़ प्रवाह स्थिति।
यदि किसी भी व्यवसायिक संस्था की रोकड़ प्रवाह स्थिति अच्छी है, रोकड़ प्रवाह स्थिति से अभिप्राय कैश इनफ्लोज और कैश आउटफ्लोज का डिफरेंस। इनफ्लोज का मतलब है कैश का व्यवसाय में आना और आउटफ्लो का मतलब है कैश का व्यवसाय से जाना, मतलब उसके खर्चे। यदि किसी कंपनी की रोकड़ प्रवाह स्थिति अच्छी है तो वह संस्था ऋण पर ब्याज और उसकी मूल राशि जो होती है, जो ऋण होता है, उसका भुगतान आसानी से कर सकती है। इसलिए वो ऋण पूंजी से वित्त की व्यवस्था कर सकती है। लेकिन यदि कंपनी सस्ते वित्त का लाभ प्राप्त करने के लिए ऋण पूंजी को प्राथमिकता देती है तो अंश पूंजी के केस में उसे अधिक लाभांश के रूप में जो है वो खर्च करना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है नियंत्रण प्रतिफल, कंट्रोल कंसीडरेशन। किसी भी व्यवसाय या कंपनी पर नियंत्रण जो है वो उसके अंशधारियों या समता अंशधारियों का होता है। अंशधारी ही कंपनी के स्वामी होते हैं। वे ही कंपनी के मीटिंग्स में भाग ले सकते हैं, निर्णयों में भाग ले सकते हैं। जितने अधिक अंशधारी होंगे उस संस्था का नियंत्रण, उस कंपनी का नियंत्रण उतने ही अधिक लोगों के हाथों में चला जाएगा। तो इसलिए वित्तीय प्रबंधक को यह निर्धारित करना होता है कि यदि वह कंपनी या संस्था का नियंत्रण अपने हाथों में रखने चाहते हैं तो उन्हें ऋण पूंजी का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि ऋणदाता जो होता है वो एक कंपनी का लेनदार होता है, वह कंपनी का स्वामी नहीं होता, वह निर्णयों में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता है, वो संस्था के प्रबंध संचालन में भी भाग नहीं लेता है। इसलिए यदि किसी संस्था का नियंत्रण दूसरे हाथों में देना हो तो अंशों द्वारा जो है वो वित्त की व्यवस्था की जानी चाहिए। लेकिन यदि संस्था का नियंत्रण जो है वो अपने हाथों में ही रखना हो तो ऐसी स्थिति में जो है वो ऋण पत्रों द्वारा जो है वो धन की व्यवस्था की जा सकती है। नेक्स्ट है हमारे पास पूंजी बाजार की स्थिति, स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट। तेजी काल में अधिक लाभ होते हैं। तेजी काल वह काल होता है जिसमें मांग अधिक होती है, उत्पादन अधिक होता है और वस्तुओं की अधिक कीमत जो है वो मिलती है। तो ऐसी स्थिति में लोग समता अंश पूंजी में विनियोग करना पसंद करते हैं। लेकिन मंदी काल में लाभ कम होते हैं, इसलिए लोग जो है वो लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से ऋण पूंजी को प्राथमिकता देते हैं। अतः पूंजी बाजार की स्थिति को ध्यान में रखकर ही वित्तीय प्रबंधक को वित्त के स्रोत का चयन करना चाहिए। तो इस तरह से आज के वीडियो में हमने विनियोग निर्णय को प्रभावित करने वाले घटक, वित्तीय निर्णय और वित्तीय निर्णयों को प्रभावित करने वाले घटकों के बारे में पढ़ा। तो मैं आशा करता हूं कि ये कंसेप्ट जो है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।